अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस लेसन में मैं आपके साथ मॉड रीराइट और .htxs फाइल के बारे में बात करूंगा। और इस लेसन में हम लर्न करेंगे कि URLs को रीराइट कैसे किया जाता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि URL रीराइटिंग क्या होती है। मेरे पास यहाँ पे आपको URLs के दो वर्जन नज़र आ रहे हैं। जो एक वर्जन है लाइन नंबर 4 पे है, इसमें सबसे पहले URL का नाम आ रहा है, डोमेन नेम आ रहा है, और उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे show_product.php लिखा हुआ आ रहा है। ये PHP फाइल को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद cat_id लिखा हुआ है इक्वल्स टू 111। ये बेसिकली गेट रिक्वेस्ट का वेरिएबल है और इसको एक वैल्यू असाइन की जा रही है जो कि 1 है। कैट आईडी इसका मतलब है कैटेगरी आईडी। उसके आगे एंड यानी कि एम्परसेंड, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी और 7। इस यूआरएल से ये साबित हो रहा है कि प्रोडक्ट को शो करवाया जा रहा है, उसकी जो कैटेगरी आईडी है वो 111 है और जो प्रोडक्ट आईडी है वो 7 है। अगर आप लाइन नंबर 6 पे आते हैं तो यहां पे भी आपको एक यूआरएल नजर आ रही है। जो ऊपर वाली यूआरएल है ये सेम यूआरएल का नीचे वाला एक सेकंड वर्जन है। अब जो सेकंड वाला वर्जन है इसमें और ऊपर वाली यूआरएल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज यहां पे आप नोट करें, show_product.php लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप नीचे आते हैं यहां पे लिखा हुआ आ रहा है show_product.php लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। फर्दर मोर यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ऊपर, नीचे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। उसके आगे cat_id इक्वल टू लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। यहां पे ऐसा वैसा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ऊपर 111 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पे डायरेक्टली 111 लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके आगे एम्परसेंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ नजर आ रहा है और इक्वल का साइन है, नीचे वो नजर नहीं आ रहा। ऊपर 7 है और नीचे 7 नजर आ रहा है। तो ये जो यूआरएल आपको नजर आ रही है ये एक रेगुलर यूआरएल है। और ये जो रिक्वेस्ट जिस तरह से यूआरएल की शक्ल आपको नजर आ रही है, जब आप गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं HTTP गेट रिक्वेस्ट, तो उस केस में आपका जितना भी डाटा होता है, आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं डाटा से रिलेटेड, वो तमाम आपकी यूआरएल में कनकैटिनेट हो जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन मार्क के बाद। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं असल में। अब जो ये वाला वर्जन है इसको ज्यादा लाइक नहीं किया जाता। इसको लाइक क्यों नहीं किया जाता? सबसे पहली चीज, इसको आप मेमोराइज नहीं कर सकते। अभी तो ये जो है यूआरएल आपको नजर आ रही है काफी सिंपल सी है, इसको कुछ लोग मेमोराइज कर भी सकते हैं। वेयर एज जो नीचे वाली यूआरएल है लाइन नंबर 7 वाली, ये मेमोरेबल है, इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, ये आपके जेहन में रह सकती है। जब सर्च इंजन्स की बात करते हैं तो सर्च इंजन्स भी सिलेक्टिव यूआरएल्स को लाइक करते हैं। आपने अक्सर आई बिलीव कि आप लोगों ने सुना होगा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। तो जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स की बात की जाती है, जो क्लीन यूआरएल्स की बात की जा रही होती है, वो बेसिकली इस वर्जन की बात की जा रही होती है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं क्लीन यूआरएल। तो सर्च इंजन्स इसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और ये मीनिंगफुल यूआरएल्स हैं। आपने कोड इग्नाइटर में काम किया होगा यानी किसी MVC फ्रेमवर्क में काम किया होगा तो आपको .htxs फाइल का आइडिया होगा। अगर आपने काम नहीं किया हुआ किसी भी ऐसे वैसे फ्रेमवर्क में तो फिर ऑब्वियसली आपको .htxs का आइडिया नहीं होगा। फर्दर मोर अगर आपके PHP के स्किल्स बहुत बुरे हैं, आपको PHP का बिल्कुल भी मतलब ठीक से आइडिया नहीं है, तो फिर आप ये लेसन ना देखें, क्योंकि इसमें आगे जाके कुछ थोड़ी सी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और उसमें अगर आपको PHP ठीक से आती होगी तो आपके लिए फायदेमंद है, अदरवाइज आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ओके, अब इसको अचीव कैसे किया जाता है? इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पास जो मॉड रीराइट वाला मॉड्यूल है क्या वो एनेबल्ड है या नहीं एनेबल्ड। इसको कहां पे चेक किया जाता है? बेसिकली इस मॉड्यूल का ताल्लुक अपाचे सर्वर के साथ है। इस वक्त मैं XAMPP यूज कर रहा हूं, आप मैप भी यूज कर सकते हैं, बेशक आप वैम्प यूज कर लें। तो आजकल जो नए सर्वर्स आ रहे हैं, मतलब जो नए वर्जन आ रहे हैं, उनमें ये मॉड्यूल पहले से एनेबल्ड होता है। लेकिन इन केस अगर आपके पास एनेबल्ड नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसको एनेबल कैसे किया जाता है। जो मेरा सर्वर है इसका जो कंट्रोल पैनल है उसको मैंने ओपन कर लिया और यहां पे आके मैं कॉन्फ़िग वाले बटन पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैंने httpd.conf पे जाना है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है httpd से रिलेटेड। ये फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। तो मैं चाहता हूं कि इस फाइल को मैं यहां पे ओपन ना करूं, इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लूं।
तो मैं एक्सैम्प की डायरेक्टरी में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अपाचे के फोल्डर में जाता हूँ। अपाचे के फोल्डर में जाने के बाद कॉन्फ के नाम से फोल्डर है, इसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। जितनी भी फाइल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आके मैं httpd.conf को ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक मैंने किया और ओपन इन सबलाइम टेक्स्ट चूज कर लिया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि ठीक से नजर आता रहे। अब यहाँ पे आके मैं उस वर्ड को सर्च कर लेता हूं, रीराइट। मैंने नीचे आके रीराइट लिखा तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे लाइन नंबर 156 दिखा दी। उसने लाइन नंबर 156 पे जंप किया। अब यहां पे आप नोट करें कुछ यहां पे जो ऊपर लाइंस आपको लिखी हुई नजर आ रही है, यहां पे लिखा हुआ है लोड मॉड्यूल, उससे पहले हैशटैग लिखा हुआ है। हैशटैग का मतलब कमेंट होता है। तो जिस लाइन से पहले कमेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मॉड्यूल इस वक्त एक्टिवेटेड नहीं है, वो एनेबल्ड नहीं है, वो डिसेबल्ड है। जो मॉड्यूल मैं यूज करना चाह रहा हूं उस मॉड्यूल का नाम है रीराइट मॉड्यूल। ये बेसिकली मैं इस लाइन नंबर 156 की बात कर रहा हूं। तो इसको अगर आप नोट करते हैं, इसके शुरू में हैशटैग नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे पास जो मॉड रीराइट है वो एनेबल्ड है। ओके, इसको बंद करते हैं। इसको बंद कर देने के बाद इनकेस अगर आपके पास जो मॉड रीराइट है आपके पास इनेबल्ड नहीं है आपके सर्वर पे, तो सिर्फ जो उसके शुरू में हैशटैग आ रहा था आपने उसको रिमूव कर देना है। दैट्स इट। फिर उस फाइल को सेव करना है। सेव कर देने के बाद अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो। ओके, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को रिमूव करता हूं। इसको रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप यूआरएल रीराइटिंग कैसे करते हैं। तो यूआरएल रीराइट करने के लिए हमें एक फाइल रिक्वायर्ड होती है। उस फाइल का नाम है .htxs। अब ये एक डिफरेंट टाइप की फाइल है। इसका जो नाम शुरू हो रहा है वो डॉट से शुरू हो रहा है, .htxs। ये एक स्पेशल फाइल है। विंडोज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है और इसको अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये फाइल आपको क्रिएट करते हुए थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को यूज करते हुए आप इजीली ये फाइल क्रिएट कर सकेंगे। इसके अलावा इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका एक ये सिंपल यही नाम है। इसको रीनेम किया जा सकता है लेकिन मैं रीनेम करने पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपाचे सर्वर का स्पेशलिस्ट नहीं हूं बेसिकली। तो जितना मेरे पास नॉलेज है मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बात करूंगा। इसको मैंने रीड किया था किसी जगह पे, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं लेकिन हमें रीनेम करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इसी के साथ हो जाएगा। अगर आप ये फाइल यूज कर रहे हैं और आपने अपनी वेबसाइट को किसी होस्टिंग सर्वर पे अपलोड कर दिया है तो ये फाइल आपको वहां पे नजर नहीं आएगी, ये आपको हिडन फाइल्स में नजर आएगी क्योंकि ये डॉट से शुरू हो रही है। तो आपने घबराना नहीं है। अगर आप ये फाइल यूज कर रहे हैं, आपने वेबसाइट बना ली और आपने htxs फाइल को अपलोड कर दिया अपने सर्वर पे, तो अगर आप फाइल मैनेजर पे जाएंगे ये फाइल आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये हिडन फाइल है तो आपको फिर हिडन फाइल्स को शो करवाना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। ओके, इसको सबसे पहले मैं रिमूव करता हूं। रिमूव कर देने के बाद लेफ्ट साइड पे आप देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है index.php जिसपे मैं भी अवेलेबल हूं। तो मैं यहां पे आके h1 का टैग यूज कर लेता हूं। दिस इज माई index.php फाइल। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे जाके मैं लिखता हूं लोकल होस्ट और /project। दिस इज माई इंडेक्स फाइल। परफेक्ट, जो मेरी फाइल है वो सक्सेसफुली लोड हो गई है। इसके बाद अब मैं यहां पे जो मेरी htxs फाइल है मैं उसको क्रिएट करता हूं। उसको क्रिएट करने से पहले मैं यहां पे आके ऊपर कुछ लिखता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे आके लिखता हूं शो अंडरस्कोर प्रोडक्ट /111/7। तो आप नोट करें मेरे पास मैसेज आ गया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये 404 एरर है। तो 404 एरर का मतलब होता है कि आप जो फाइल सर्च कर रहे हैं वो सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मतलब है इस एरर का। तो डोंट वरी, अभी ये एरर फिक्स हो जाएगा। जो यूआरएल मैंने डायल की थी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर आगे पेस्ट करता हूं। ये यूआरएल थी शो अंडरस्कोर प्रोडक्ट 111 और 7। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूं आपके रिकॉर्ड के लिए। अब मैं यहां पे आके राइट क्लिक करता हूं, न्यू फाइल
अब इस वक्त मैं .htxs फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसको मैं क्रिएट कैसे करूँगा, मैं स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल फाइल जैसे क्रिएट की जाती है, उसके बाद मेरे सामने सेव करने के टाइम पे इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे फाइल नेम देना पड़ेगा। फाइल नेम देने से पहले आप यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स। आपने डबल कोट्स लिखे, इसके दरमियान में आपकी फाइल का नाम आएगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ .htxs। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इन केस आप ये अगर मिस कर गए, आपसे नहीं ठीक से देखा गया, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था डबल कोट्स और उसके अंदर जाके लिखा था .htxs। ये लिखा था मैंने। इसका मतलब ये जो मैंने डबल कोट्स को यूज किया है, मैं एनफोर्स कर रहा हूं कि जिस टाइप की मैं फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूं मुझे क्रिएट करने दो, मुझे विंडोज बिल्कुल भी रोके ना। इसको मैंने एनफोर्स किया था। मेरी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब उस पर आते हैं, उस फाइल पे। इस पे आके जो मैं सबसे पहली इंस्ट्रक्शन लिखूंगा वो है रीराइट engine ऑन। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है। जो रीराइट engine है उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि वो ऑन हो जाए। उसको मैंने ऑन किया है सबसे पहले। ऑन कर लेने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करूंगा, रीराइट बेस /। अब इसका मतलब क्या है? अब यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि जो मैं यूआरएल्स को मैं जो रीराइट करना चाह रहा हूं वो कहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं बेसिकली। तो इसका मतलब है रूट डायरेक्टरी, मतलब जिस जगह पे आप अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं सर्वर पे, वेब सर्वर पे। तो मेरे पास इस वक्त जो मेरी रूट डायरेक्टरी है वो प्रोजेक्ट है असल में। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं प्रोजेक्ट और /। कुछ चीजों का आपने ख्याल करना है, बहुत ध्यान से चलना है। यहां पे आप एक चीज नोट करें, मेरे पास स्पेस नहीं है। मैंने // लिखा, उसके आगे मैंने प्रोजेक्ट लिखा और उसके आगे फिर से // लिखा। तो यहां पे स्पेस नहीं आनी चाहिए। स्पेस आएगी तो मसला आएगा। इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद इसको ब्राउजर में चेक करते हैं कि क्या कोई मसला तो नहीं आ रहा। मैंने रिफ्रेश किया, इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूं। रिफ्रेश, दिस इज माई index.php फाइल। परफेक्ट, अभी तक कोई भी इशू नहीं आया। अब लेट्स सपोज एक्सीडेंटली मैं यहां पे स्पेस ऐड कर देता हूं, तो क्या होता है? मैंने स्पेस ऐड की प्रोजेक्ट से पहले इस जगह पे। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें सर्वर एरर, और देखें यहां पे एरर के बारे में जो बात की जा रही है ये कोई स्पेसिफिक एरर नहीं बताया जा रहा है। यहां पे सिर्फ कहा जा रहा है द सर्वर इनकाउंटर्ड एन इंटरनल एरर एंड वाज अनेबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, दैट्स इट। और एरर नंबर 500। तो ये एरर मोस्ट कंफ्यूजिंग एरर है। किसी जमाने में मैं भी इस एरर को देखे काफी परेशान हुआ करता था, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये किस चीज से रिलेटेड एरर है? समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द सर्वर, व्हाट द हेक इज दिस, मतलब कोई समझ से बाहर है क्या हुआ था। तो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप काम करें। जब आप कोई ट्यूटोरियल देखें स्पेसिफिकली तो उसको ठीक से देखें, उसको बहुत केयरफुल देखें और उसकी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करें। अब मुझे स्पेस को रिमूव करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट से पहले मैंने स्पेस रिमूव कर दी एंड यस इट्स वर्किंग नाउ। ओके, वापस आते हैं। अब यहां पे आके मैं रूल डिफाइन करता हूं जिसके बेस पे मैं यूआरएल्स को रीराइट करना चाह रहा हूं। मेरा टारगेट ये है कि अगर मेरी डोमेन नेम कुछ इस तरह से है, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट, इसके आगे मैं कुछ भी लिखता जाऊं इस तरह से, तो मेरा सर्वर मुझे एरर ना दे। अभी अगर मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूं और मैं इसको जाके पेस्ट करता हूं यहां पे, मेरे सामने एरर आएंगे। इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूं। इससे पहले मुझे हैशटैग लिखना पड़ेगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें मेरे पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड लिखा हुआ आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो इस टाइप की यूआरएल है ये एक्सेप्ट हो जाए। अब इसे एक्सेप्टेबल कैसे बनाना है, मुझे रूल लिखना पड़ेगा। रूल क्या है? रीराइट रूल। रूल में मुझे सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगी। डोंट वरी अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आती, क्योंकि छोटा सा रूल है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। यहां पे मैंने कैरेट का साइन यूज किया है और लास्ट पे मैंने डॉलर का साइन यूज किया है। जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन में काम करते हैं तो कैरेट का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार्ट और डॉलर का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का एंड।
यहाँ पे पैरेंथेसिस आ गई हैं। पैरेंथेसिस को अगर आप यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर डॉट मैंने यूज़ किया, जो कि पीरियड भी कहते हैं उसको, आप पीरियड का साइन है ये। डॉट का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इस तरह से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है। और उसके आगे एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक का मतलब होता है जीरो और मोर, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकते हैं, बेशक ना आए या बेशक एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब ये है जीरो और मोर। अब ये रूल मैं कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ? इंडेक्स फाइल पे, इंडेक्स डॉट PHP। इंडेक्स फाइल मेरी वो वाली फाइल है जो कि स्पेशल फाइल है, जिसको मैं ब्राउज़र में स्पेसिफाई नहीं भी करता तो ऑटोमेटिकली लोड होती है। इसके बाद मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, URL। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, इट शुडंट हैव टू बी URL। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग एल्स, आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे URL लिख रहा हूँ, इसकी सेंस बन रही है असल में। मैं URLs को टैकल कर रहा हूँ, URLs को री राइट कर रहा हूँ, तो इसकी सेंस बन रही है, ये ज़्यादा रीडेबल है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इक्वल्स टू $1। ये जो $1 है, मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको $1 ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, मसला आएगा। इसके बाद मुझे आगे एक और इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स QSA। इसका मतलब है क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड। ये मैंने इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जो भी क्वेरी स्ट्रिंग होगी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क से लेके जो आगे वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, ये वाला पार्ट क्वेरी स्ट्रिंग कहलाता है। तो इसका मतलब है क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड। इसको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो अपेंड होगी। तो ऊपर जो काम हो रहा है, ये क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली अपेंड हो रही है। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब इसको आप एक्सेस करेंगे तो बेसिकली इस URL वाले वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। अभी मैं इसको एक्सेस करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फर्दर मोर मैंने यहां पे स्पेस ऐड की, स्पेस यहां पे आनी चाहिए लास्ट में। उसके बाद QSA, इसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद L आएगा। L का मतलब मेरे ख्याल से लोकेशन होता है, पाथ समथिंग, आई डोंट नो, मेरे अंदाजे के मुताबिक पाथ होता है। इस पर आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। जो अपाचे सर्वर है, इसकी आप जो अपाचे है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन ब्राउज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बाय द वे इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो शुरू में आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो लर्निंग एक अच्छी चीज़ है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब ब्राउजर में आते हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया, आप नोट करें जो मेरे पास ऊपर URL अवेलेबल है वो एक्सेप्ट हो गई। ये URL एक अजीब सी URL है, लेकिन जब मैंने री राइट रूल अप्लाई किया तो उसने कहा ये URL बिल्कुल ठीक है। मुझे सर्वर ने अलाउ कर दिया कि अब मैं इस टाइप की URLs को इस्तेमाल कर सकता हूं। जब आप इस तरह की URLs को इस्तेमाल करते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी जो फाइल्स हैं, आप उनके नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो बंदा URL यूज कर रहा है उसको कुछ पता नहीं होगा कि कौन सी फाइल लोड होगी। नॉर्मली जब हम URL लिखते हैं, मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, तो कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं, HTTP और example.com, डोमेन नेम आता है यहाँ पे ऑब्वियसली। उसके बाद अगर कोई फाइल लोड करवाना चाहते हैं तो कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फाइल नेम डॉट PHP, फाइल का नाम लिखते हैं और साथ उसकी एक्सटेंशन आती है। लेकिन जो ऊपर मैंने काम किया है, यहाँ पे आपको फाइल की एक्सटेंशन या फाइल का एक्चुअल नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप कोई भी स्पेसिफिक फाइल लोड करवा सकते हैं। ये फायदा है इसका। अब मैं यहां पे आके लिखता हूं cricket.php, तो देखें कोई एरर नहीं आया, 404 का एरर नहीं आया। इवन तो अगर आप इस फाइल को देखते हैं cricket.php, तो मेरे पास ये एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन एरर भी नहीं आया। ओके, इसके बाद अब जो मैं नेक्स्ट काम करूंगा, ये मैंने बाय द वे कमेंट लिखा हुआ है, लाइन नंबर 4, ये कमेंटेड लाइन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। तो यहां पे आके मैं लिखता हूं, कुछ मैं कंडीशंस यहां पे प्लेस करने लगा हूं, रीराइट कंडीशन, उसके बाद परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर जाकर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट फाइल नेम नॉट -f। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं रेप्लिकेट कर लूं और नीचे D आ जाएगा।
सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये लाइन ऊपर भी आ सकती है, ऊपर वाली लाइन नीचे भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। अभी दो कंडीशंस मैंने यहां पे प्लेस की हैं। अब इन कंडीशंस का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा आप कह लें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आपकी समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे आपने कोई यूआरएल इस तरह से लिखी, HTTP, या जो मैं अभी काम कर रहा हूं मैं इसके मुताबिक काम करता हूं। इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास प्रोजेक्ट के नाम से डायरेक्टरी अवेलेबल है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इसके आगे / लिखा और मैंने कहा कि कोई फाइल लोड कर दो। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं फॉर एग्जांपल something.php या file.php। तो आप नोट करें कि जो file.php है ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरे पास एक सिंगल फाइल है जो कि index.php के नाम से, और जो दूसरी फाइल है वो .htxs फाइल है, और ये फाइल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस केस में क्या होगा, इसको भी मैं जरा कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर देने के बाद अगर मैं इस यूआरएल को डायल करता हूं ब्राउजर में जाके, तो देखें इसने स्टिल index.php को ही शो करवाया है। अब इसने क्या किया है असल में, इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब यह है कि अगर तो जो फाइल रिक्वेस्ट की जा रही है वो सर्वर पे एग्जिस्ट करती है तो उसको दिखा दो, यूआरएल को रीराइट ना करो, वो जो फाइल है उसको दिखा दो। अगर वो फाइल सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो यूआरएल को रीराइट कर दो। तो जब यूआरएल को रीराइट किया जा रहा है तो बेसिकली इंडेक्स फाइल दिखाई जा रही है, ये काम हो रहा है। तो अभी जो मैंने फाइल रिक्वेस्ट की थी वो सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो जब वो सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उसकी बजाय मुझे index.php दिखा दी गई थी, ये काम हुआ है। अगर ये फाइल सर्वर पे एग्जिस्ट कर रही होती तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, और कंडीशन ट्रू हो जाने पे ये फाइल ब्राउजर में लोड हो जाती। अब मैं इस फाइल को क्रिएट करता हूं आपके सामने, file.php h1 file.php is loaded। अब अगर मैं इस फाइल को रिक्वेस्ट करता हूं तो आप नोट करेंगे कि दिस इज माय इंडेक्स की जगह पे जो मैंने फाइल अभी क्रिएट की थी वो लोड हो जाएगी। ये देखें file.php इज लोडेड। तो इस रूल का ये मतलब है असल में। तो सेम रूल जो है वो नीचे, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, तो सेम रूल डायरेक्टरी पे भी अप्लाई होता है। अगर तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर यूआरएल को रीराइट कर दिया जाता है, यानी कि लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो फिर ये वाला रूल ट्रू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं, न्यू फोल्डर, कोई भी इसको नाम दे देता हूं न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अगर मैं इसको ब्राउजर में जाके एक्सेस करता हूं तो ये मुझे एक्सेस करने देगा न्यू फोल्डर। क्यों एक्सेस करने देगा, उसकी वजह ये है कि न्यू फोल्डर एग्जिस्ट करता है, और ये जो कंडीशन है ये वाली ये ट्रू हो रही है, इसने ट्रू रिटर्न किया है। और अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसा फोल्डर एक्सेस करने की कोशिश करता हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, न्यू फोल्डर 1, तो फिर क्या होगा, फिर यूआरएल को रीराइट कर दिया जाएगा और जो इंडेक्स वाली फाइल है ये शो हो जाएगी। तो इस बार मैं जो इस टाइम पे जो मैं यूआरएल यूज कर रहा हूं, जो मैं फोल्डर रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो है new_folder_1, और जब मैंने एंटर की हिट की तो आप नोट करें मुझे index.php फाइल दिखा दी गई। फर्दर मोर यहां पे आके अगर मैं इंडेक्स की फाइल लिखता हूं index.php तो मुझे वो भी शो करवाई जा रही है। तो बेसिकली इस तरह से आप यूआरएल्स को रीराइट करते हैं। ये एक बहुत मैंने बेसिक लेवल पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जैसे जैसे आपको जो भी आपकी ज़रूरत होगी आप फिर उसके मुताबिक काम करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लारावेल में काम कर रहे हैं, कोड इग्नाइटर में काम कर रहे हैं, ये एमवीसी फ्रेमवर्क्स हैं, या आप किसी सीएमएस में काम कर रहे हैं जिस तरह के वर्डप्रेस है, उसके अलावा जुमला है, उसके बाद ड्रूपल है, तो उनमें भी .htxs फाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हर CMS की जो .htxs फाइल है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। तो इस फाइल को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी और सेटिंग्स को ऐड अप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये जो लेसन है रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने ये लेसन आपके सामने क्रिएट कर दिया। अगर ये लेसन आपकी समझ में आता है
तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे जितने भी लेसन्स हैं इनकी जो फीडबैक है वो मुझे लाजमी दिया करें, क्योंकि लेसन्स आपके लिए होते हैं। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि लेसन्स आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर किसी लेसन में आपको कोई किसी तरह से मसला आता है, आपको लगता है कि लेसन ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपकी समझ से बाहर है, तो मैं वो लेसन रिक्रिएट भी कर दूंगा। तो इन लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट कमेंट्स हैं, और इनको मैं कंबाइन कर देता हूं। फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश, और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता था कि अब अगर आपने यूआरएल्स को रीराइट कर लिया, आप इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो मेन काम है असल में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो यू हैव टू बी गुड इन पीएचपी। अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो आपकी पीएचपी अच्छी होनी चाहिए, पीएचपी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, फिर आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लॉजिक ऐड करने लगा हूँ, तो मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप नोट करें कि जो भी मैं यूआरएल में लिखूंगा, यानी कि ऊपर आके मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, वो सारा डाटा इस यूआरएल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। और बेसिकली ये वेरिएबल है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। जितने भी मेरे पास यूआरएल के सेगमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इस यूआरएल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आके लिखता हूं लोकल होस्ट /project/ समथिंग, ये जो कुछ मैं इसके आगे लिख रहा हूं, यानी कि ये मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है समथिंग से लेके ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये सब कुछ यूआरएल वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। और यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और उसके आगे यूआरएल लिखा हुआ है, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग बन रही है असल में। तो जो क्वेरी स्ट्रिंग है जब भी आपको यूआरएल में नजर आती है, इसका मतलब है कि ये HTTP गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे असल में। तो इसको एक्सेस करना बहुत सिंपल सा काम है। मैं इंडेक्स वाली फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इफ set $_get और URL। अगर पीछे URL की जगह पे मैंने कुछ और लिखा हुआ होता, ABC, अगर मैंने ABC लिखा हुआ होता तो यहां पे आके मैं ABC लिखता। सो होप यू गॉट माई पॉइंट। इसको मैं URL में कन्वर्ट कर देता हूं, वापस आता हूं, इसको भी URL में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे आके कंडीशन लगा दी है, उस कंडीशन में मैंने स्पेसिफाई किया है कि अगर तो ये वेरिएबल सेट हुआ था, ये इंडेक्स सेट हुआ था, तो इसको शो करवाओ। तो नीचे आके मैं लिखता हूँ एको प्रीएम्प्टिव टैग यूज कर रहा हूँ ताकि जो मेरे पास डाटा आ रहा है, जो मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, आपको प्रॉपरली फॉर्मेटेड वे में नजर आए। $_get, तो पूरी जो एरे है उसको मैं आउटपुट करवा रहा हूँ आपके सामने। वापस आते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने रिमूव किया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ यहां से हटा दिया है, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको जो नजर आएगा वो सिर्फ जो मैंने स्पेसिफाई किया था वो नजर आएगा। बल्कि काम करता हूं, ऊपर मैं हेडिंग टैग भी प्लेस कर देता हूं। दिस इज माई index.php फाइल। इंडेक्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर गया हूं, लेकिन इट्स ओके, परफेक्ट। तो यहां पे ऊपर आके अब मैं कुछ लिखता हूं समथिंग। तो देखें जो मैंने समथिंग लिखा था वो इस वक्त आपको यूआरएल के आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है, एरे की शक्ल में। एरे की शक्ल में क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत सारे और भी आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे और भी यूआरएल सेगमेंट्स आ सकते हैं। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं फॉर एग्जांपल 1, देखिए / के बाद यहां पे 1 आ गया, उसके बाद मैं लिखता हूं 2, यहां पे देखें अब 2 आ गया। मैं यहां पे आके लिखता हूं 1 2 3 4 5 समथिंग, इस तरह से वो नंबर इसके आगे आ गया। यानी कि मैं जो कुछ भी ऊपर लिख रहा हूं वो इसके बाद कंकैटिनेट होता जा रहा है। अब जो ये इंफॉर्मेशन है ये काफी यूजफुल है, इसको मैं यूज करके जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई उस रिक्वेस्ट की बेस पे यूजर को कुछ भी दिखा सकता हूं, वेब पेज पे कुछ भी डिस्प्ले करवा सकता हूं। यानी फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल स्टार्ट की थी जहां से, जिसमें प्रोडक्ट को शो करवाया जा रहा था और उसकी कैटेगरी की बात की जा रही थी और उसकी आईडी की बात की जा रही थी। अब मैं ये काम कैसे अचीव करूंगा? तो बहुत सिंपल सा काम है, थोड़ी सी लॉजिक मुझे यहां पे एडअप करना होगी। तो मैं इसको एक स्टेप आगे फर्दर लेके चलता हूं। यहां पे आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, URL इक्वल्स टू $_get URL।
अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो ये आउटपुट आ रही है इसको मैं एक्सप्लोड करूं, मेरे पास जो ये सेगमेंट्स आ रहे हैं इनको मैं ब्रेक कर दूं, अलग अलग सेगमेंट्स बना दूं। उस पर्पज के लिए मुझे PHP का जो एक्सप्लोड फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। मैं यहां पे आके लिखता हूं URL इक्वल्स टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोड किस बेस पे करना है? फॉरवर्ड स्लैश के बेस पे, यानी कि इस स्ट्रिंग को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं। किस बेस पे ब्रेक करूंगा? इन फॉरवर्ड स्लैशेस के बेस पे। और इसको मैं URL पास कर देता हूं। यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, URL में डेटा सेव हो गया। अब इस URL में जो भी डेटा है मैं उसको एक्सप्लोड करके वापस इस वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं। तो पहले ये वाली साइड इवेल्युएट होगी और उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसको असाइन हो जाएगा। तो अब मैं URL को नीचे आके आउटपुट करवाता हूं। URL मैंने रिफ्रेश किया तो आप नोट करें 0th इंडेक्स पे समथिंग आ गया, स्ट्रिंग को ब्रेक किया गया बेसिकली। मैं उसको भी बाय द वे साथ ही आउटपुट करवा देता हूं ताकि आपको ठीक से नजर आता रहे। मैं नहीं चाह रहा कि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हो। गेट रिफ्रेश, देखें जो ये वाली URL थी इसको ब्रेक कर दिया गया। समथिंग जो है ये एक अलग वर्ड हो गया, 0th इंडेक्स पे आ गया। उसके बाद जो 1 है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, जो 2 है वो इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया, जो आगे ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहां से जो रिक्वेस्ट कर रहा था वो कुछ इस तरह की होती, शो प्रोडक्ट। शो प्रोडक्ट के बाद आगे उसकी कैटेगरी आ जाती 111 और उसके बाद उसकी ID आ जाती। मैंने रिफ्रेश किया तो आप नोट करें शो प्रोडक्ट 111 और 7, यानी कि 7 जो है उस प्रोडक्ट की ID है। तो मैं कुछ इस तरह से काम कर सकता था। मैं नीचे आके एक फंक्शन बना लेता हूं, बल्कि इधर ही बना लेता हूं, फंक्शन शो प्रोडक्ट। फंक्शन काम क्या कर रहा है? ये मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है असल में। तो इसको जो एक पैरामीटर मैं पास करूंगा वो होगा कैट ID, यानी कि कैटेगरी ID। जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा प्रोडक्ट ID। लेसन काफी लंबा हो गया लेकिन इट्स ओके। अगर लंबा हो गया तो मैं इसको ऐसे ही चलाता हूं आगे। इसमें मैं कुछ डेटा और एडअप कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है। एज्यूम कर लें कि ये जो डेटा है ये असल में डेटाबेस में से आया। बाय द वे आप एरे का ये वाला सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसी सिंटेक्स को यूज करता हूं। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं लेट्स सपोज नेम। जो नेम है असल में वो है लेट्स सपोज नाइकी स्नीकर्स, और इससे पहले इसकी ID आ जाएगी। जो ID है वो है फॉर एग्जांपल 7। इससे पहले इसकी कैटेगरी ID आ जाएगी। इसको प्रोडक्ट ID कह लें ताकि जो डेटा है वो काफ़ी रीडेबल लगे आपको। 111। तो ये कुछ डेटा इस तरह से आ गया है। एजम्पशन है कि ये डेटा डेटाबेस में से निकल के आ रहा है। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहां पे आके मैं इन नंबर्स को चेंज कर देता हूं 2 3 4। इसके बाद 7 8 9 और 10, और जो ये प्रोडक्ट्स हैं मैं इनको चेंज कर देता हूं। S7 iPhone 7 प्लस, और जो नीचे वाली प्रोडक्ट है वो है लेट्स सपोज मैकबुक। अब लेट्स सपोज जो पीछे से प्रोडक्ट रिक्वेस्ट की गई है ये उसका कैटेगरी ID है और ये प्रोडक्ट ID है। तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, मैं लूप यूज करूंगा ताकि इसमें से डाटा निकाल सकूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर ईच, और यहां पे आके मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट,
और इफ प्रोडक्ट कैट आईडी इज इक्वल इक्वल्स टू, ओहो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, कैट आईडी, एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से इसको पेस्ट कर दूँ, टाइम बच जाएगा। ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी इसको कॉपी करते हैं और कैट की जगह पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। मतलब ये है कि जो ऊपर वेरिएबल्स मेरे पास आए हैं उस डाटा को मैं मैच कर रहा हूँ इसके साथ। तो अगर तो ये डाटा मैच कर जाता है तो मैंने सिंपली क्या काम करना है, मैंने इस डाटा को रिटर्न करवा देना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ रिटर्न डॉलर प्रोडक्ट, दैट्स इट, इतना सा काम। और इस जगह पे आके मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज, अगर मैं इसकी आपको शक्ल दिखाता हूँ तो शो प्रोडक्ट, जो 0th इंडेक्स है उस पर शो प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ URL का जो 0th इंडेक्स है, ये मैं बेसिक लेवल का काम कर रहा हूँ, इसको मैं एक डिफरेंट वे में भी कर सकता हूँ लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। शो प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर तो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू आई है वो शो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स को शो करवा दो। कैसे शो करवाना है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा शो प्रोडक्ट, उसको डाटा पास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और जिसको डाटा पास करना है, सबसे पहले कैटेगरी आईडी आ रही है। कैटेगरी आईडी कहाँ पे आ रही है, इंडेक्स नंबर 1 पे आ रही है, तो इसको मैं डाटा पास कर देता हूँ URL, बल्कि मैं काम करता हूँ कैट आईडी, इसको ज़्यादा रीडेबल बना देता हूँ, URL का इंडेक्स नंबर 1, प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी है वो इंडेक्स नंबर 2 पे आ रही है असल में, ये देखिए 7, URL और 2, दैट्स इट। अब जो भी प्रोडक्ट है इसको मैं आउटपुट करवा देता हूँ, दैट्स इट। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ प्रिंट आर, इसके ऊपर लिखता हूँ एको डाटा फाउंड, इसको ब्रेक टैग मैं पीछे भी यूज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट, दैट्स इट। ये बेसिक एग्जांपल है, इसको अब मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ। रिफ्रेश, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, इक्वल एक्सपेक्टिंग दिस, कहाँ पे, लाइन नंबर 6 पे। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉमास मिस कर गया हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल की जगह पे ग्रेटर देन भी आएगा इसके साथ। रिफ्रेश, तो आप नोट करें डाटा फाउंड, और डाटा कौन सा मिला है, कैट आईडी 111, प्रोडक्ट आईडी 7, प्रोडक्ट का नाम है नाइकी स्नीकर्स। अगर मैं इसको चेंज करता हूं 7 की जगह पे अगर मैं लिखता हूं 8 और कैटेगरी आईडी मैं 111 ही रहने देता हूं तो डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहां पे आकर मैं 7 की जगह पे लिखता हूं 8, रिफ्रेश। आप नोट करें इस दफ़ा जो प्रोडक्ट आई है वो सैमसंग गैलेक्सी है S7, और अगर मैं जाता हूं 112 पे 9 पे तो देखें डाटा फाउंड, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहां पे एल्स के पार्ट में आप दिखा सकते हैं कि डाटा नॉट फाउंड, एल्स एको नॉट फाउंड। ओके, यहां पे आके मैं नीचे लिखता हूं रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स लिख देने के बाद ये जो कंडीशन आएगी असल में ये इसके अंदर आएगी।
मैं यहां पे आके लिखता हूं फॉर एग्जांपल इफ डॉलर प्रोडक्ट, इसका मतलब है प्रोडक्ट फाउंड, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, एल्स प्रोडक्ट नॉट फाउंड। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए मैसेज आ गया प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल आपके सामने की क्योंकि जब मैं इस तरह का कोई लेसन किसी के साथ शेयर करता हूं, कुछ मैंने लेसन शेयर भी किए थे जो कि मॉड रीड से रिलेटेड थे, .htxs फाइल से रिलेटेड थे, तो उसमें लोगों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आ रही इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये जो छोटी सी एग्जांपल मैंने की है उन लोगों के लिए की है जिन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कोई पेज भी लोड करवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो लॉजिक आप पे डिपेंड करता है, जो वेबसाइट आप बनाएंगे उसकी लॉजिक आप पे डिपेंड करती है कि पीछे आपने उसको कैसे टैकल करना है। तो ये यूआरएल वाला पार्ट था, बेसिकली आप इस तरह से यूआरएल्स को रीराइट करते हैं। इस लेसन में अगर आपको कोई भी किसी तरह से कंफ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी मेरे लेसन हैं मुझे उनकी फीडबैक लाजमी दें। अगर लेसन आपको अच्छा लगता है तो भी मुझे बताएं, अगर लेसन अच्छा नहीं लगता तो भी मुझे बताएं, ताकि लेसन्स को इम्प्रूव किया जा सके।